नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर अष्टम भाव का और अष्टमेश का फलादेश करते समय कौन कौन से मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली के अंदर छठवें, आठवें और 12वें भाव को त्रिक भाव माना गया है, दुस्थान माना गया है। इन भावों का फल अच्छा नहीं माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्म कुंडली के कोई भी भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में पड़ा हो तो ऐसा माना गया है कि उसके शुभ फल में काफी कमी आ जाती है। उसी प्रकार कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है कि त्रिक भाव के स्वामी अगर जो कहीं बैठे हो तो उसकी शुभता में कमी ला देते हैं, लेकिन यह नियम टोटली गलत है। आज मैं आपको बताने आया हूं कि अष्टमाधिपति क्या फल दे सकता है और वो कैसे फल देता है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पराशर पद्धति को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और पराशर पद्धति के ही सारे नियम मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति सूर्य या चंद्र हो तो उसे अष्टमाधिपति का दोष बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्र मन का कारक है। अगर आत्मा और मन अगर ये दोनों को हटा दिया जाए तो जीवन संभव नहीं है। इसीलिए सूर्य चंद्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य को राजा माना गया है और चंद्र को रानी माना गया है। तो ये दोनों ग्रहों की गिनती राजाओं में की जाती है। इसीलिए सूर्य और चंद्र ये दोनों ग्रहों को अष्टमाधिपति का दोष बिल्कुल नहीं लगता। हम लोग गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देखिए, मकर लग्न की कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर सिंह राशि आती है और सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है। तो मकर लग्न के अंदर सूर्य केंद्र में, त्रिकोण में कहीं भी बैठा हो और सूर्य से लगते कोई भी राजयोग निर्माण होते हो तो उसका फल निश्चित प्राप्त होगा। जैसे कि वेशी, वाशी, उभयचरी नाम के कुछ राजयोग निर्माण होते हैं तो उसका फल निश्चित तौर पे मिलेगा। उसे अष्टमाधिपति का दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, धनु लग्न की कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर कर्क राशि आती है। तो कर्क राशि का स्वामी कौन हो गया? चंद्र हो गया। ये चंद्र अगर केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, दूसरे 11वें भाव में बैठा हो और चंद्र से लगते कुछ खास प्रकार के योग बनते हो, जैसे गजकेसरी योग बनता हो, अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के राजयोग बनते हो, तो वो राजयोग का फल निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। उसे अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता। तो हमने सबसे पहला नियम क्या जाना कि जन्म कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति सूर्य या चंद्र हो तो उसे अष्टमाधिपति का दोष बिल्कुल नहीं लगता। अभी हम लोग आते हैं दूसरे नियम की तरफ। पराशर पद्धति के अंदर अष्टमाधिपति के लिए दूसरा नियम यह है कि अष्टमाधिपति जो ग्रह हो, अगर वही ग्रह लग्नाधिपति भी होता हो तो उसे अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली के अंदर मंगल लग्नेश भी बनता है और अष्टमेश भी बनता है, तो उसे अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो लग्न भाव है उसकी गिनती केंद्र में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण में भी होती है। और लग्न भाव यानी आप स्वयं, तो कुंडली का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है वो है लग्न भाव। और लग्नेश को कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है। क्यों? क्योंकि लग्नेश कुंडली का जीव है। तो लग्नेश ग्रह जो हो, अगर वही ग्रह अष्टमाधिपति भी हो तो उसे अष्टमेश का दोष बिल्कुल नहीं लगता। और जब भी आपको फलादेश करना हो तो आपको लग्नेश के हिसाब से ही फलादेश करना चाहिए। और लग्नाधिपति बनकर अगर जो कोई भी राजयोग निर्माण करता हो तो निश्चित फल मिलेगा। जैसे आप इधर देखिए,
मेष लग्न में अगर मंगल लग्न में ही हो तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। यही मंगल अगर जो दसम भाव में हो तो उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। अगर मंगल दसम भाव में हो तो दिग्बली माना जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी ग्रह जब लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक ही हो तो उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता। अभी हम आएंगे चौथे नियम की तरफ। अगर जन्म कुंडली के अंदर अगर कोई ग्रह ऐसा हो कि जो 8वें और 9वें दोनों भाव का स्वामी एक ही होता हो तो भी उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता। क्यों? तो उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर जो भाग्य स्थान है इसे बहुत ज्यादा शुभ स्थान माना गया है, क्योंकि भाग्य बिना नर कांडी न पावे। तो जो भाग्य स्थान है उसे बहुत शुभ माना गया है। लग्न भाव के बाद अगर जो कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा कोई शुभ और पवित्र स्थान है तो उसे भाग्य स्थान माना गया है। और भाग्याधिपति और अष्टमाधिपति ग्रह एक ही हो तो उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति और भाग्याधिपति ग्रह एक ही है, शनि है। तो उसके अंदर उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि वो भाग्य भाव में है और भाग्येश होने की वजह से ये कुंडली का शुभ योग बना, राजयोग ग्रह बना, योग करता कारक ग्रह बना, तो उसे अष्टमेश का दोष बिल्कुल नहीं लगता। तो याद रहे जब भी आप मिथुन लग्न का प्रेडिक्शन करते हो तो उस समय शनि को भाग्येश मान के प्रेडिक्शन करना, अष्टमेश का ध्यान मत देना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथा नियम लेते हैं कि अगर अष्टमेश ग्रह पंचमेश ग्रह एक ही हो तो भी उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता। फिर से कहूंगा, अगर जन्म कुंडली के अंदर पंचमाधिपति और अष्टमाधिपति ग्रह एक ही हो तो भी उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे सिंह लग्न की कुंडली के अंदर गुरु 5वें और 8वें दोनों भाव का स्वामी बनता है, लेकिन इसमें एक खास बात आप देखिए कि गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो पंचम भाव में आती है। तो इस स्थिति के अंदर गुरु को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा और गुरु को कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना जाएगा। तो जब भी आप सिंह लग्न की कुंडली का फलादेश करते हो तो गुरु को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह मान के उसका फलादेश करना चाहिए और वो जहां भी बैठा होगा उस भाव का शुभ फल में वृद्धि कर देगा। उसके बाद आते हैं नियम नंबर 5। अगर जन्म कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति जो ग्रह हो, अगर वही ग्रह तृतीयेश भी होता हो तो वो खतरनाक फल देगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर मंगल तीसरे और 8वें भाव का स्वामी बनता है। और अगर आपको मालूम हो तो काफी किताबों में यह भी लिखा गया है कि जो तीसरा भाव है उसको कुछ लोग त्रिक भाव भी मानते हैं, त्रिषणाय स्थान भी मानते हैं। तो 6वें 8वें 12वें जैसा ही थोड़ा बहुत प्रभाव इसमें भी आता है। तो कन्या लग्न की कुंडली के अंदर मंगल तीसरे और 8वें स्थान का मालिक होने की वजह से खतरनाक फल देगा। इसलिए कन्या लग्न की कुंडली के अंदर मंगल को जब सबसे ज्यादा प्रबल मारक ग्रह माना गया है और जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तो कोई ना कोई बड़ी नुकसानी हो सकती है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसानी हो सकती है, बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ सकते हैं। तो कन्या लग्न का प्रेडिक्शन करते समय आपको हमेशा याद रखना है कि अष्टमेश जो ग्रह मंगल है वही तृतीयेश भी बन रहा है तो इसकी अशुभता में 3 गुना वृद्धि कर देगा। उसके बाद आते हैं और एक एग्जाम्पल देता हूं, ऐसा ही यही नियम आपको मैं फिर से बताता हूं कि मीन लग्न की कुंडली देखिए आप। तो मीन लग्न की कुंडली के अंदर भी जो अष्टमेश ग्रह है शुक्र वही तृतीयेश हो रहा है। फिर से कहूंगा, मीन लग्न की कुंडली के अंदर जो ग्रह अष्टमेश है वही तृतीयेश हो रहा है, यानी कि मीन लग्न की कुंडली के तीसरे और 8वें भाव का स्वामी शुक्र है। तो पहले ही 8वां भाव अशुभ है और तीसरे भाव को भी अशुभ माना गया है, तो ये दोनों भाव के स्वामी बनकर शुक्र अशुभ ग्रह बनेगा।
तो मीन लग्न का प्रेडिक्शन करते समय शुक्र को प्रबल मारक ग्रह माना जाए, और जब भी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युदशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो उस पीरियड के अंदर संभल के रहना चाहिए। और अगर जो मान लो ये शुक्र राहु के साथ हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो निश्चित तौर पे शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युत दशा के अंदर कोई ना कोई बड़ी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसानी होने की संभावना रहती है। अभी हम आते हैं नियम नंबर 6। अगर जन्म कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति ग्रह ही 11वें स्थान का मालिक भी बनता हो, फिर से कहूंगा, जन्म कुंडली के अंदर एक ही ग्रह अष्टमेश भी हो और 11वें भाव का भी स्वामी हो तो भी वो खतरनाक फल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए कि अष्टमाधिपति भी बुध है और एकादशी यानी कि लाभ स्थान का मालिक भी बुध है। और आपको मैं बता दूं कि जो 11वां स्थान है उसे भी षड़ा स्थान भी माना गया है, यानी 6वें भाव से 6वां भाव। फिर से कहूंगा, 6वें भाव से 6वां भाव, छोटी मोटी बीमारियां। तो अष्टमाधिपति जो ग्रह हो, अगर वही ग्रह 11वें स्थान का भी मालिक हो तो भी वो खतरनाक फल देगा। इसीलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर बुध को प्रबल मारक ग्रह माना गया है। तो वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली के अंदर अगर बुध राहु के साथ पीड़ित हो, बुध पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो जब भी बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युत दशा आएगी तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई प्रकार का शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान करके जाएगी। तो संभल के रहना जरूरी है। वैसा ही एग्जाम्पल देता हूं कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए, अष्टमाधिपति गुरु ही लाभाधिपति भी बनता है। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर गुरु 8वें और 11वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। तो जब भी वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर आप देखोगे कि गुरु राहु के साथ है, चंडाल योग बना रहा है, या फिर गुरु शनि मंगल पाप जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, तो गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युत दशा के अंदर निश्चित तौर पे कोई ना कोई तकलीफ आएगी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसानी के भी योग बन सकते हैं। अभी मैं और एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं कि अष्टमाधिपति का फलादेश करते समय आपको और एक खास बात याद रखनी है, जिसे हम लोग कहते हैं विपरीत राजयोग। यानी कि मान लो अष्टमाधिपति ग्रह अगर 6वें भाव में बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग निर्माण होता है। फिर से कहूंगा, अष्टमाधिपति ग्रह अगर 6वें भाव में बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग नाम का एक अच्छा सा राजयोग निर्माण होता है, और वो बहुत अच्छा फल देता है आयुष्य के हिसाब से भी, हेल्थ के हिसाब से भी। दूसरे नंबर पे आते हैं, अष्टमाधिपति ग्रह अगर अष्टम भाव में ही बैठा हो, जैसे कि यहां देखो चंद्र स्वग्रही है, सूर्य स्वग्रही है, मंगल स्वग्रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं सरला योग, जो व्यक्ति को दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है, गुड ज्ञान प्रदान करता है, गुप्त संपत्ति, अचानक धन लाभ प्रदान करता है। तो अष्टमाधिपति ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अष्टम भाव से लगता फल उसे बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ग्रह अपने ही घर में, अपनी ही राशि में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देगा। तीसरे नंबर पे आते हैं, अष्टमाधिपति ग्रह अगर 12वें भाव में बैठा हो तो उसे विमल विपरीत राजयोग कहते हैं। ये भी एक प्रकार का जबरदस्त विपरीत राजयोग बनता है जो अच्छे में अच्छा फल देने में सक्षम होता है। तो अभी हमने जाना कि अष्टमाधिपति ग्रह 6वें भाव में हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है, अष्टमाधिपति ग्रह अष्टम भाव में बैठा हो तो सरला विपरीत राजयोग बनता है, अष्टमाधिपति 12वें भाव में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, लघु पराशर पद्धति के अंदर ये कहा गया है कि अष्टमाधिपति ग्रह ही लग्नेश बनता हो तो उसे अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता। अष्टमाधिपति ही ग्रह भाग्येश बनता हो, जैसे कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर शनि जो है वो 8वें और 9वें भाव का स्वामी है, तो शनि को अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता। वैसे ही अगर अष्टमाधिपति ग्रह ही पंचमाधिपति बनता हो, त्रिकोण का स्वामी बनता हो, तो भी उसको अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता। तो जब भी कोई भी अष्टमाधिपति ग्रह लग्नेश हो, पंचमेश हो, त्रिकोण हो, तो उसका अष्टमाधिपति का दोष नाश हो जाता है।
ठीक उससे उल्टा जाते हैं, उससे विपरीत जाते हैं। अगर अष्टमाधिपति ग्रह तीसरे भाव का स्वामी हो या 11वें भाव का स्वामी हो तो उसकी अशुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको लघु पराशर पद्धति के अनुसार अष्टमाधिपति और अष्टमेश का फलादेश कैसे किया जाता है वो बताने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपको शंका हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।